इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम उपभोग फलन या कंजम्पशन फंक्शन, यदि इंग्लिश में कहें तो कंजम्पशन फंक्शन या उपभोग फलन क्या होता है, इकोनॉमिक्स में इसको कैसे हम समझते हैं, वो हम जानेंगे। और उसमें भी उपभोग फलन का जो दृष्टिकोण किन्स का है, क्योंकि किन्स ने 1936 में अपने विचार दिए थे द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किताब के द्वारा, और उसमें उन्होंने उपभोग फलन का जो कॉन्सेप्ट दिया उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि वही उपभोग फलन हमें पढ़ाया जाता है। उपभोग फलन का किन्सियन दृष्टिकोण, कंजम्पशन फंक्शन, किन्सियन अप्रोच। अब यहाँ पे चूंकि किन्स के पहले एक विचारधारा चलती थी जिसको क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का विचारधारा कहते हैं। अर्थशास्त्र में क्लासिकल विचारधारा अर्थव्यवस्था में लागू किया जाता था, और उन्हीं का विचारों को हम जानते थे, पढ़ते थे। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का उपभोग फलन के संबंध में ये था विचार कि जो कंजम्पशन है, उपभोग है, कंजम्पशन को हम सी से दिखाते हैं। जो उपभोग है वो निर्भर करता है किस पर? बचत पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह माना कि बचत, चूंकि आय का, हम जानते हैं कि आय का दो भाग होता है, कंजम्पशन और सेविंग, बचत और उपभोग। और सेविंग उनके अनुसार निर्भर करता है ब्याज दर पे। सेविंग कितना होगा वो ब्याज दर पे निर्भर करेगा। यदि ब्याज दर बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगा, ब्याज दर बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगा। तो जब सेविंग बढ़ेगा तो कंजम्पशन के लिए जो बचा हुआ भाग है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन है आय में से हम सेविंग घटा दें तो जो बचेगा वही कंजम्पशन है। यदि ब्याज दर बढ़ जाए तो ये बढ़ जाएगा, और जब ये बढ़ जाएगा तो कंजम्पशन निश्चित रूप से घट जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम ज्यादा भाग बैंक में डाल देंगे तो उपभोग के लिए बहुत कम भाग बचेगा। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री एक तरह से ये कह रहे थे कि जो उपभोग है वो ब्याज दर पर निर्भर हो जाएगा, क्योंकि ब्याज दर निर्धारित करेगा सेविंग को, और सेविंग निर्धारित करेगी कि कंजम्पशन कितना होगा, क्योंकि इसके दो ही पार्ट होते हैं आय के, सेविंग और कंजम्पशन। इस चीज को किन्स ने खारिज किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, कंजम्पशन ब्याज दर पर या सेविंग कंजम्पशन ब्याज दर पर निर्भर नहीं करता है, उपभोग ब्याज दर पर निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है आय के स्तर पर। आय जितनी ज्यादा रहेगी कंजम्पशन, उपभोग उतना ही ज्यादा रहेगा। उपभोक्ता उपभोग उतना ही ज्यादा करेगा जितना ही ज्यादा आय उसकी बढ़ेगी, जितना ही ज्यादा उसकी आय होगी। और उसमें भी डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब व्यय योग्य आय। अब आय जो मिलता है लोगों को, उनको डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि पूरा उपभोग करना होता है। आय में से गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है, बहुत सारे टैक्स कई जगहों पे कटते हैं, तो वो काट वट के गवर्नमेंट को भी करती है। गवर्नमेंट कहती है कि हम तुम्हें सड़क दे रहे हैं, हम तुम्हें बिजली दे रहे हैं, हम तुम्हें फ्री में शुद्ध हवा कोशिश कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं देश के अंदर। तो वो सब खर्चे के लिए हम पैसा कहाँ से लाएंगे? तो लोगों के इनकम में से टैक्स काट लेती है। तो वो टैक्स काटने के बाद जो बचता है उसको हम, उस आय को हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, व्यय योग्य आय कहते हैं। तो किसने कहा कि कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। और ये चीज अर्थशास्त्रियों द्वारा स्वीकार की गई, और ये उनका विचार एक तरह से क्रांति ला दिया। एकले ने कहा कि आधुनिक समष्टि भावी विश्लेषण में किन्स का अकेला सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके उपभोग फलन के प्रतिपादन में है। यानी कि उपभोग फलन का जो सिद्धांत दिया, उपभोग फलन का जो विचार दिया किन्स ने, वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा पूरे अर्थशास्त्र में, ऐसा एकले कहते हैं। तो इसी चीज को एक्सेप्ट किया गया कि उपभोग फलन है, डिस्पोजेबल इनकम का आय का फलन है। उसी को हम आगे अध्ययन करेंगे कि उपभोग किस प्रकार से आय के द्वारा डिसाइड होता है। क्योंकि बहुत सारे कारक होते हैं उपभोग को डिसाइड करने वाले, जिसमें से डिस्पोजेबल इनकम है, प्राइस, कीमत क्या है वस्तु की वो है, एस लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, आर ब्याज दर क्या है, डब्ल्यू रियल वैल्यू ऑफ वेल्थ, संपत्तियों की वास्तविक मूल्य यहाँ लिखा गया है, डी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है। तो ये सारी चीजें कंजम्पशन को प्रभावित करते हैं। लेकिन किन्स ने कहा कि एक मुख्य कारण जो है कंजम्पशन का, मुख्य जो जो प्रभावित करता है उपभोग को, वो है वाईडी, अर्थात व्यय योग्य आय। वाईडी मतलब व्यय योग्य आय। वाईडी को हम व्यय योग्य आय कहते हैं, और व्यय योग्य आय को हम वाईडी से डिनोट करते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। व्यय योग्य आय के ऊपर निर्भर करता है। यदि आय बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, आय घटेगा तो कंजम्पशन भी घटेगा। यह उनका सूत्र था मुख्य रूप से। और किन्स ने यह विचार दिया कि क्लासिकल शास्त्रियों का विचार यह कहना कि सेविंग ब्याज दर पर निर्भर करती है और कंजम्पशन भी ब्याज दर पर ही निर्भर इस प्रकार करेगी, तो इस विचार को उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उपभोग एकमात्र आय, डिस्पोजेबल आय पर निर्भर करती है, न कि ब्याज दर पर। तो किन्स के जो आधारभूत सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक लॉ ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि वो कंज्यूमर के साइकोलॉजिकल आधार पे ज्यादा उन्होंने प्रतिपादन किया अपने आधारभूत सिद्धांत का, कंजम्पशन सिद्धांत का, उपभोग फलन के सिद्धांत का। तो उसमें से ये तीन मुख्य बातें हम देखेंगे किन्स ने अपने सिद्धांत में, उपभोग फलन के सिद्धांत में जो बात कही, उसमें से तीन बातें मुख्य रूप से निकलकर आती हैं। पहला क्या कहते हैं कि उपभोग व्यय व्यय आय का फलन है, जैसा अभी हमने देखा, व्यय आय का फलन है, यानी कि सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई डी। वाई डी मतलब वाई को हम आय के रूप में जानते हैं, डी मतलब डिस्पोजेबल, वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि व्यय योग्य आय पर निर्भर करता है कंजम्पशन। जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी समग्र उपभोग में वृद्धि होगी। बिल्कुल ठीक है, जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी उपभोग बढ़ना ही है। किसी के पास इनकम 10,000 से 20,000 हो जाए तो ऐसा नहीं कि वो उपभोग जो कर रहा था पहले वही करेगा, अब वो उपभोग को बढ़ाएगा और अच्छे उपभोग की तरफ बढ़ेगा। यदि वो बटन वाला फोन यूज करता था तो अब स्मार्टफोन लाएगा। यदि वो
जूता 200 का पहनता था तो निश्चित रूप से अब अच्छे जूते पहनेगा, एक जूता पहनता था तो दो जूते पहनेगा, उपभोग बढ़ाएगा, कहने का मतलब ये है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी, बहुत प्रैक्टिकल बातें कही किन्स ने। सेकंड उन्होंने कहा कि आय वृद्धि के साथ उपभोग व्यय में तो वृद्धि होगी, पर यह वृद्धि आय वृद्धि के बराबर नहीं होगी बल्कि कम होगी। तो इन्होंने ये कहा कि आय में वृद्धि, जैसे आय 10,000 से बढ़ करके 20,000 हो गया, 10,000 से बढ़ करके और 20,000 हो गया, यानी कि कितने की वृद्धि हुई, 10,000 की वृद्धि हुई, 10,000 बढ़ा। तो ऐसा नहीं कि ये 10,000 में वृद्धि हुई यानी कि 100% वृद्धि हुई, डबल हो गया, तो उपभोग भी वो डबल कर लेगा। उनका ये मानना था कि यदि 5,000 रुपये, 10,000 इनकम पे 5,000 रुपये उपभोग करता था, तो अब फिर 10,000 और बढ़ गया, तो ऐसा नहीं कि उपभोग भी 10,000 कर लेगा। उनका ये मानना था कि उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि से कम होगा, अर्थात 2,000 बढ़ा सकता है, 3,000 बढ़ा सकता है, 5,000 नहीं बढ़ाएगा। तो ये उनका मानना था। थर्ड था, आय की वृद्धि के साथ उपभोग में वृद्धि तो होगी, पर उपभोग की यह वृद्धि घटती हुई दर से होगी, अर्थात बढ़ी हुई आय का कम हिस्सा उपभोग पर व्यय होगा, अधिक भाग बचत के रूप में होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि आय का दो रूप होता है, उपभोग और सेविंग। तो आय यदि बढ़ता है तो उनका ये मानना था कि जो उपभोग में वृद्धि होगी वो कम होगी, उपभोग बढ़ेगा लेकिन कम दर से बढ़ेगा, सेविंग ज्यादा देर से दर से बढ़ेगा, ये उन्होंने बताया। अब उपभोग फलन के दो रूप हो सकते हैं, उपभोग फलन के दो रूप हो सकते हैं। अभी हमने शुरू में देखा, यदि एमपीसी स्थिर है, एमपीसी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, आय के बढ़ने के साथ एमपीसी क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है, तो ऐसी स्थिति में जो उपभोग फलन होगा वो एक सीधी रेखा होगा। ठीक है, और उपभोग फलन का जो सूत्र है वो ये होगा, अभी हमने देखा सी जीरो क्या है, स्वायत्त उपभोग, यानी कि स्वतंत्र उपभोग, इसका आय से कोई लेना देना नहीं होता है। और ये स्मॉल सी वाई क्या होता है, एमपीसी, यानी कि वह आय का भाग जो उपभोग पर व्यय कर रहा है, उपभोग आय बढ़ने के साथ साथ, तो उसको यदि हम वह उपभोग जो आय बढ़ने के साथ बढ़ रहा है उसको यदि हम जोड़ लेंगे तो टोटल उपभोग हमें प्राप्त हो जाएगा। यही हमें दिखाता है, और सी दिखाता है कि आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय किया जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हम उपभोग फलन मिल जाएगा। उपभोग फलन क्या बताता है कि आय में उपभोग में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि के कारण उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना भाग, कितना वृद्धि हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आय और उपभोग के बीच एक फलनात्मक संबंध है, उपभोग और आय के बीच फलनात्मक संबंध है, क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि उपभोग इज द फंक्शन ऑफ वाई। तो वो उस फलन को ही उपभोग फलन कहते हैं, उपभोग और आय के बीच के फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। और जब ऐसे में एमपीसी स्थिर हो तो उपभोग फलन जो होगा वो एक सीधी रेखा होगा। चित्र में इसको हम देखते हैं, उपभोग फलन एक सीधी रेखा होगा जिसे हम के सी से दिखाएं, और के ओ के, ये जीरो क्या है, सी जीरो, उपभोग स्वायत्त उपभोग, यानी कि आय के जीरो रहने पर भी उपभोग इतना होगा, कितना होगा, ओके, ओके उपभोग होगा यदि आय जीरो है तो भी। और इसीलिए इसी को हम कहते हैं माइनस सी जीरो। जब हम एस की बात करते हैं तो ये एस इक्वल टू माइनस सी जीरो, और तब हम प्लस करते हैं इसको। तो जब हम टोटल कंजम्पशन की बात करेंगे ये सी जीरो प्लस स्मॉल सी वाई, ऐसे लिखते हैं टोटल कंजम्पशन उपभोग फलन को। तो ये हमें मिल जाएगा। अब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति ए पर, ए1 पर, ए2 पर, ये तीनों जगहों पे बराबर होगा, एक समान होगा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, क्योंकि यहाँ से यदि हम निकालेंगे तो ये जो दिखाएगा वो एक समान कोण का जो, ये जो कोण है वो एक समान, प्रत्येक बिंदु पर हमें एक समान मिलेगा, यानी कि एमपीसी कांस्टेंट मिलेगा, एमपीसी स्थिर है, कांस्टेंट है। लेकिन एवरेज प्रोपेसिटी टू कंज्यूम ज्ञात करने के लिए हम एक यहाँ से सीधी रेखा खींचेंगे, और ये एवरेज प्रोपेसिटी टू कंज्यूम बताएगा, यानी कि ए वाई अपॉन ओ वाई, ये क्या बताएगा, ए पी सी, एवरेज प्रोपेसिटी टू कंज्यूम। और यदि आय बढ़ता है, आय बढ़ करके ओ वाई वन हो जाता है, तो उपभोग बढ़ जाएगा, ए वन वाई वन हो जाएगा, और आय बढ़कर वाई वन होगा, ये एपीसी दिखाएगा। ये घटता हुआ होगा क्योंकि इसका स्लोप घट गया, इसका स्लोप घट गया, ये टेन थीटा वन हो गया। अब आय और बढ़ता है तो टेन थीटा टू हो जाएगा। तो ये जो टेन थीटा जीरो है, टेन थीटा जीरो इज ग्रेटर देन टेन थीटा वन, और ये ग्रेटर देन होगा टेन थीटा टू के। अभी हम जो ये निकाल रहे हैं ये कोण कम होता जा रहा है, जो ये बता रहा है कि एपीसी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, जैसे जैसे आय, जैसे जैसे आय बढ़ रही है वाई पर, ये है एपीसी। और जब वाई वन होता है तो एपीसी ये हो जाता है, थीटा वन हो जाता है, फिर थीटा टू हो जाता है, तो एपीसी घटता जाता है, लेकिन एमपीसी कांस्टेंट होता है। फिर भी एमपीसी जबकि कांस्टेंट है, एपीसी घटता हुआ है, फिर भी एपीसी ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन एमपीसी, हमेशा एपीसी ज्यादा होगा एमपीसी से। ठीक है, क्योंकि इसका जो इसी रेखा से इसका स्लोप निकालना है एपीसी का, तो ऑब्वियसली इसका स्लोप ज्यादा होगा केसी स्लोप से, उपभोग वक्र से जो एमपीसी का निकालने के लिए स्लोप है वो ज्यादा होगा। तो इसलिए हर स्तर पे रैखिक उपभोग फलन में एमपीसी कांस्टेंट होगा, एपीसी घटता हुआ होगा, लेकिन हर हालत में एपीसी एमपीसी से अधिक होगा, ज्यादा होगा, ये हमें समझ लेना है। दूसरा स्थिति हो सकता है गैर रैखिक उपभोग फलन, नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। तो गैर रैखिक उपभोग फलन में क्या होता है, गैर रैखिक उपभोग फलन में जब एमपीसी वेरिएबल हो, परिवर्तनशील हो, एमपीसी परिवर्तनशील हो, यानी कि आय के वृद्धि के साथ साथ उपभोग में
कमी हो रहा हो या गिरता हुआ हो, अक्सर यही होता है कि एमपीसी भी गिरता हुआ होता है, क्योंकि जैसे जैसे उपभोग आय बढ़ता है लोगों का, आय बढ़ करके आय में वृद्धि 10,000 का हुआ तो उपभोग में वृद्धि मान लेते हैं कि उसने उस बढ़े हुए आय का 5,000 रुपये खर्च किया, यानी कि 50% हो गया, 0.5 हो गया, यानी कि 50% उपभोग किया। अब फिर 10,000 बढ़ गया उसकी आय, तो ऐसा नहीं कि वो फिर उसका 5,000 रुपये ही फिर खर्च करेगा, हो सकता है कि 4,000 रुपये खर्च करे, तो कितना आएगा 0.4, यानी कि 40% खर्च करेगा। अब फिर 10,000 और बढ़ गया, तो फिर वो 40,000 ही नहीं, 4,000 ही नहीं खर्च करेगा, फिर वो हो सकता है 3,000 खर्च करे, बड़े हुए आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकताएं पूरी होती जा रही है, इसलिए वो बचत के सेगमेंट को बढ़ाएगा और कंजम्पशन के भाग को कम करेगा, तो 3,000 करेगा, यानी कि 0.3 हो जाएगा, यानी कि 30% ही खर्च कर रहा है। फिर बढ़ेगा तो हो सकता है 2,000 खर्च करें, यानी कि 0.2 आ जाए। तो कंजम्पशन जो एमपीसी है या स्मॉल सी है वो कम होता जाएगा, और जो स्मॉल एस है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एमपीसी और प्लस एमपीएससी टोटल को दिखाता है, इन दोनों का जोड़ ही होता है टोटल बढ़ा हुआ आय। तो इन दोनों का जोड़ जब एमपीसी घटता जाएगा तो जाहिर सी बात है इसके लिए जगह बच जाएगा, एमपीएस बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो बढ़ा हुआ आय है 5,000, यदि वो 3,000 खर्च कर रहा है तो अब आय, जो आय का बचा हुआ हिस्सा है बढ़े हुआ आय का, वो 2,000 हो गया। अब 2,000 यदि खर्च कर रहा है तो अब 3,000 बचा रहा है, इसका मतलब, क्योंकि जो नहीं उपभोग हो रहा है वही बचत हो रहा है, जो उपभोग नहीं हो रहा है वो हिस्सा बचत हो रहा है। तो 5,000 का यदि 2,000 खर्चा कर रहा है तो 3,000 रुपये उसका बच रहा है, वो हमें इसमें समझना है। तो गैर रैखिक उपभोग फलन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि उपभोग रेखा अब ऐसे एक वक्र के रूप में हो जाएगी, और यहाँ सी से शुरू होगा, ये क्या है, सी जीरो है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, आय के जीरो होने पर भी इतना खर्च होगा ही। तो एक तरह से ये निगेटिव आय को बताता है, आय का निगेटिव हिस्सा बताता है। अब ई बिंदु पर जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है उसको ज्ञात करने के लिए हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे ई बिंदु पर ए आर के रूप में, और यहां से हम एक कोण बनाएंगे। तो ई बिंदु पर जो मार्जिनल प्रोपेसिलिटी टू कंज्यूम है कितना होगा, मार्जिनल प्रोपेसिलिटी टू कंज्यूम क्या होगा, तो ए आर अपॉन ओ वाई वन कह लो या ए बी कह लो, दोनों बराबर है, ये बताएगा। और यही इस बिंदु पर एपीसी कितना बताएगा, एपीसी एपीसी बताएगा ई वाई वन अपॉन ओ वाई वन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ई वाई वन ज्यादा है, ओ वाई वन, ई वाई वन ज्यादा है ई बी से, या ए आर से, सॉरी ई बी से, क्योंकि ये ई बी रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, ये ई बी, ई बी अपॉन ए बी या ओ वाई वन एक ही बात है, एमपीसी। तो जाहिर सी बात है जब एपीसी निकालेंगे तो ए ई वाई वन, तो ई वाई वन इज ग्रेटर देन ई बी, और यही कारण है कि हमेशा जो एपीसी होगा वो ज्यादा होगा एमपीसी से। जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा होगा। तो इसका स्लोप ई बिंदु पर जो स्लोप है वो ज्यादा है, यानी कि ए आर का स्लोप ओ ई स्लोप, ओ ई रेखा के स्लोप से ज्यादा है, ठीक है। ए आर का स्लोप कम है ओ ई के स्लोप से, ठीक है। ये जो दिखा रहा है, यानी कि ये ज्यादा है इससे, ये क्या दिखा रहा है, एमपीसी, और ये दिखा रहा है एपीसी, ये एमपीसी दिखा रहा है। तो ये इसका मान कम है एमपीसी का, और एपीसी का मान ज्यादा है। इसीलिए हमेशा किसी भी बिंदु पर जब जाएंगे तो एपीसी ज्यादा मिलेगा एमपीसी से, किसी भी बिंदु पर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे आय यदि बढ़ जाएगी और वाई टू हो जाए, तो अब इस पर के लिए हम एक अलग स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे, ठीक है। तो और वहां के लिए हम ऐसे खींचेंगे, और ये जो है एमपीसी क्या होगा, कम होगा, बजाय कि यहाँ से हम जब एक रेखा खींचेंगे, सीधी रेखा खींच सकते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये जो एपीसी है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा एमपीसी से, ठीक है। तो दोनों गिर रहे हैं, एमपीसी भी गिर रहा है और एपीसी भी गिर रहा है, लेकिन एमपीसी में गिरने की गति ज्यादा है और एपीसी में गिरने की गति थोड़ा कम है। दोनों गिर रहे हैं, एमपीसी अपेक्षाकृत ज्यादा तेजी से गिर रहा है, और इसीलिए एमपीसी कम होता है एपीसी से, ऑलवेज कम होता है, क्योंकि एपीसी निकाला जाता है टोटल उपभोग पर, और एमपीसी निकाला जाता है केवल बढ़े हुए उपभोग पर, बढ़े हुए उपभोग पर, आय बढ़े हुए आय का कितना हिस्सा उपभोग पर व्यय किया गया इसको निकालता है। तो इसीलिए एमपीसी बहुत ही बारीक अध्ययन है उपभोग का, जो ये बताता है कि बढ़े हुए आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय हुआ उसकी केवल गणना करता है, और एपीसी क्या करता है, ओवरऑल टोटल आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय हो रहा है, कुल उपभोग कितना हो रहा है उसका निकालता है। तो इसीलिए दोनों में फर्क हो जाता है, और एमपीसी हमेशा अधिक होता है एपीसी से, ठीक है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि एमपीसी और एमपीएस बराबर होता है, प्लस करके बराबर होता है 1 के, एपीसी और एमपीसी
तो जैसे यदि एमपीसी घटता हुआ है तो एमपीएस, इसका मतलब कहने का ये है कि एमपीएस बढ़ता हुआ है, एमपीएस बढ़ता हुआ है। ये हमेशा इसको ठीक से समझ लेना है। इसको जितना ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे उतना ही ज्यादा आपको विनियोग गुणक, निवेश गुणक और ये गुणक कैसे कार्य करता है, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि के कारण किस तरह से इनकम में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, ये पूरा कंसेप्ट तब आपको समझ में आ जाएगा यदि आप ठीक से एमपीएस और एमपीसी के कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ लेते हैं। तो एमपीसी यदि गिर रहा है तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एमपीएस बढ़ रहा है, क्योंकि ये दोनों का योग होता है, आय का बढ़ा हुआ हिस्सा इन्हीं दोनों में बढ़ता है। तो एमपीसी यदि घट रहा है तो यानी कि एमपीएस के लिए ज्यादा बच रहा है, एमपीएस बढ़ जाएगा। और इसके उल्टा आगे बढ़ते हैं। अब हम संबंध देखेंगे एपीसी और एमपीसी का, औसत उपभोग की प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति के बीच क्या अंतर है या क्या संबंध है, दोनों एक ही बात है, दोनों को समझ सकते हैं। ध्यान से समझिए इसको। जब एमपीसी स्थिर हो तो उपभोग फलन रैखिक होगा, अभी हमने देखा जब कांस्टेंट है, एमपीसी कांस्टेंट है तो उपभोग फलन रैखिक हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये C0 है, एक सीधी रेखा के रूप में होगा। जब एमपीसी गिरती हुई होगी तो उपभोग फलन गैर रैखिक हो जाएगा। ये उपभोग फलन क्या हो जाएगा, गैर रैखिक, यानी कि इस तरह से, जैसा अभी हमने देखा इस तरह से होगा, एक वक्र के रूप में होगा। और जो एपीसी होगा वो अधिक होगा एमपीसी से। दोनों स्थितियों में, रैखिक और गैर रैखिक उपभोग फलन की स्थितियों में एपीसी हमेशा एमपीसी से अधिक होगा। नेक्स्ट है, रैखिक उपभोग फलन में एमपीसी स्थिर होगा तथा एपीसी तभी भी गिर रहा होगा जबकि रैखिक उपभोग फलन मूल बिंदु से प्रारंभ होगा। जबकि रैखिक उपभोग फलन मूल बिंदु से प्रारंभ हो अर्थात न्यूनतम उपभोग शून्य के बराबर हो, सामान्यतः एपीसी आय की वृद्धि के साथ निरंतर घटती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उपभोग फलन रैखिक हो या गैर रैखिक हो, एपीसी हमेशा गिरता हुआ होगा। अर्थात यदि एमपीसी कांस्टेंट हो तो भी एपीसी क्या होगा, गिरता हुआ होगा। ठीक है, एपीसी एक ही स्थिति में कांस्टेंट हो सकता है, किस स्थिति में, एपीसी एक ही स्थिति में कांस्टेंट हो सकता है, किस स्थिति में, जबकि ऑटोनोमस कंजम्पशन जीरो हो जाए, स्वायत्त उपभोग जीरो हो जाए। ऐसी स्थिति में, जबकि स्वायत्त उपभोग जीरो हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो उपभोग फलन है वो मूल बिंदु से जाएगा, ओसी होगा, और एमपीसी कांस्टेंट हो जाए। दो कंडीशन, एपीसी कांस्टेंट कब होगा, एपीसी कांस्टेंट तब होगा जब एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन जीरो हो जाए, स्वायत्त उपभोग जीरो हो जाए, अर्थात यदि जीरो आया है तो कुछ भी ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना उड़ रहा है, पहन रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो जीरो हो जाए। तो ऐसी स्थिति जिसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन जीरो हो जाए। और दूसरी स्थिति, दूसरी कंडीशन यह है कि एमपीसी कांस्टेंट हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एपीसी कांस्टेंट होगा। अन्यथा जब ऑटोनोमस कंजम्पशन ग्रेटर देन जीरो होगा, जब भी ग्रेटर देन जीरो होगा, जो कि होता ही है, आय का कोई स्तर ना हो, आय जीरो स्तर हो तो भी उपभोक्ता हर कोई कुछ खाता पीता रहता ही है, तो ऐसी स्थिति में ऑटोनोमस एपीसी हमेशा गिरता हुआ होगा। ये हमें कंसेप्ट क्लियर रखना है। नेक्स्ट, गैर रैखिक उपभोग फलन में आय वृद्धि के साथ एमपीसी एपीसी दोनों ही ह्रास होता है, पर एमपीसी की ह्रास की गति एमपीसी की तुलना में अधिक तीव्र होती है। ये हमने देखा है पिछले वीडियो में। ये यदि है तो एपीसी ये दिखाता है और एमपीसी ये दिखाता है, इस पे, इस ई बिंदु पे इस पर रेखा खींचते हैं तो वो दिखाता है। तो दोनों में गिरते हैं, दोनों गिरते हैं, लेकिन एमपीसी ज्यादा तेजी से गिरता है एपीसी की तुलना में, एपीसी की तुलना में, गिरने की तुलना में। नेक्स्ट है, यदि उपभोग फलन एक सीधी रेखा के रूप में हो तथा यदि उपभोग की मात्रा आय के प्रत्येक स्तर पर धनात्मक हो, आय के शून्य स्तर पर एपीसी का मूल्य अपरिमित होगा। जैसे जैसे आय के स्तर में वृद्धि होगी इसमें धीरे धीरे गिरावट होगी, पर इसका मूल्य हमेशा एमपीसी से अधिक होगा। तो ये कुछ एपीसी तथा एमपीसी के बीच के संबंध थे। इसको अनेक बार देखिए जब तक समझ में ना आए, और निश्चित रूप से इसको बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा यदि ठीक से आप समझते जाएंगे तो। और ये समझ लेना जरूरी है। और कभी कभी पूछ देता है कि एमपीसी और एपीसी के बीच क्या अंतर है या क्या संबंध है, तो इसे आपको पूरा समझ में आना चाहिए, तो आप अच्छे से समझा सकते हैं उसको, जो लिखा है इसको पढ़ लीजिए, तो पढ़ने से आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और उपभोग की प्रवृत्ति की इच्छा या प्रभावित करने वाले, इच्छा को प्रभावित करने वाले कारक या प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन से कारक है जो उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। पहला है निजी कारक या व्यक्तिगत कारक। निजी कारक, उपभोक्ता का निजी क्या है, वो हो सकता है उपभोग की प्रवृत्ति, उपभोग करने वाला ज्यादा हो, ज्यादा खाने पीने वाला हो, या भोग विलास करने वाला उसकी प्रवृत्ति ज्यादा हो, तो उसकी प्रवृत्ति एमपीसी ज्यादा होगी। ठीक है, अधिक होगी। आय का स्तर क्या है, यदि आय का स्तर ज्यादा है, अधिक है, तो एमपीसी अधिक होगा। जाहिर सी बात है, उपभोक्ता क्या है, जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी उपभोग में वृद्धि और ज्यादा होगी। कीमत का स्तर क्या है, कीमत का स्तर ज्यादा होगा तो एमपीसी कम होगा, उपभोग कम होगा। आय का वितरण क्या है, अब इसमें ये देखना आय का वितरण कैसा है। यदि आय का वितरण ऐसा है कि अमीर और गरीब बहुत अधिक है, आय का वितरण बहुत असमान है, यानी कि तो अमीर जो जो रिच वर्ग है, अमीर वर्ग है, उसका जो एमपीसी होगा क्या होगा, वो कम होता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारा भोग कर चुका है, अपना उसका पेट भरा हुआ है, उसका हर आवश्यकताएं पूरी है, तो आय बढ़ने पे ज्यादा भाग भोग पर नहीं खर्च करेगा, तो उसका एमपीएस ज्यादा होगा। ठीक है, और यदि पुअर फैमिली है, पुअर वर्ग है, गरीब वर्ग है, तो उसका क्या होगा, उसको उपभोग की जरूरत है, अभी उसका पेट भरा नहीं है, उसको बहुत सारी वस्तुओं को खरीदना है, तो उसका एमपीसी ज्यादा होगा, और एमपीएस क्या होगा, फिर परिणाम स्वरूप एमपीएस कम हो जाएगा। ब्याज की दर, कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना था कि ब्याज का दर निर्धारित करता है कि उपभोग क्या होगा। ब्याज की दर यदि कम होती है तो उपभोग बढ़ता है, क्यों, क्योंकि एमपीएस कम होता है।
क्योंकि ब्याज उसे कम मिलेगा तो इसलिए बचत करने की प्रवृत्ति उसमें कम आएगी। तो जाहिर सी बात है, जब एमपीएस कम होगा तो एमपीसी क्या होगा, ज्यादा होगा, उपभोग की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। ड्यूजनबरी ने एक सिद्धांत दिया, ड्यूजनबरी कहते हैं कि जो उपभोग है वो पिछले साल के इनकम से भी प्रभावित होता है। पिछले साल इनकम ज्यादा था यदि, तो उसका उपभोग ज्यादा होगा। उपभोग जो है वो फलन है पिछले साल के आय का, T-1। और प्लस उन्होंने एक और चीज कही कि अमीर पुअर फैमिली अमीर वर्ग का नकल करता है। तो अमीर वर्ग के उपभोग का नकल करता है। अमीर वर्ग जो खाता पीता है, गाड़ी चलाता है, पहनता है, उड़ता है, तो उसकी तरह गरीब फैमिली भी रहना चाहती है। तो इसलिए ड्यूजनबर्ग का सिद्धांत कहता है कि एमपीसी पुअर फैमिली का ज्यादा होता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो उपभोग है वो पिछले आय का भी फलन होता है। पिछले वर्ष उसकी आय क्या रही, यदि पिछले वर्ष उसकी आय ज्यादा रही है तो उसका उपभोग ज्यादा रहेगा। तो ये थे कुछ कारक जो उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं, एमपीसी को प्रभावित करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा।